हेलो गाइस, स्वागत है आपका इग्नू क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं BHDLA 137, जिसमें हमें करना है ब्लॉक 1 का सेकेंड चैप्टर। ठीक है, जिसमें उच्चरित और लिखित भाषा है और इसके ये संप्रेषण के तत्वों में आते हैं। अगर क्वेश्चन में आएगा एग्जाम में कि संप्रेषण के तत्वों में उच्चरित और लिखित भाषा बताइए। आज हम पढ़ने वाले हैं उच्चरित और लिखित भाषा के भेद। तो इसमें जैसा कि लिखा हुआ है कि उच्चरित और लिखित भाषा में भेद किस तरीके से होते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। तो जैसे कि अध्ययनों में उच्चरित भाषा को अधिक महत्व दिया जाता है और समाज में दोनों का स्थान अपनी अपनी दृष्टि से महत्व है। इन दोनों के भाषिक रूपों को एक दूसरे से अलग करने वाले तत्वों को विद्वानों ने गंभीरता से देखा है। यानी कि दोनों भाषाएं जो हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, लेकिन हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा अच्छी और ये अच्छी नहीं है। तो इन विचारों में इन दोनों की जो रूप संरचना को लेकर के बात की गई है कि बोलचाल की भाषा या उच्चरित भाषा को ध्वन्यात्मक इकाइयों का प्रयोग किया जाता है और लिखित भाषा को जो है वो लेखी में यानी कि ग्राफेमिक फॉर्म में यूज़ किया जाता है। तो ध्वन्यात्मक इकाइयों का संबंध मनुष्य के उच्चारण अवयवों और उच्चारण प्रयत्न और मुंह विवर यानी कि जितना ओरल कैविटी होती है वो उच्चारण अवयवों के संचालन, वायु का दबाव जिसके कारण स्वर ऊंचा या नीचा होता है। बोलचाल की भाषा या वाक्य उत्पादन में वायु जो है वो फेफड़े से निकल कर बाहर आती है और वायु के निकलने के रुकावट भी उत्पन्न करती है। तो इस आधार पर भाषा विज्ञान में स्वर और व्यंजन की ध्वनियों में वर्गीकरण किया गया है इसका। ठीक है, लिखित भाषा की अगर हम बात करें तो लिखित भाषा तथा बोलचाल की भाषा के अंतरों को यदि बारीकी से देखा जाए हम तो अनौपचारिक बातचीत से हम कर सकते हैं इसकी कि जैसे अगर हम बुक में पढ़ते हैं तो हमारी भाषा जो होती है वो औपचारिक होती है, लेकिन अगर हम वही एक्सप्लेन करने लगते हैं तो हमारी भाषा अनौपचारिक हो जाती है। ठीक है, तो उच्चरित भाषा ये भेद जो है ना वो डिफरेंसेस में भी आ सकते हैं कि दोनों में अंतर बताइए इस तरीके से। तो उच्चरित भाषा का प्रभाव लिखित भाषा में मिलता है क्योंकि भाषा के विकास के समय उच्चरित भाषा रूप की प्रधानता रही है जो लेखन निर्धारण को प्रभावित करती है। इस संदर्भ में यदि हिंदी की बात करें तो पुनः जागरण युग यानी कि भारतेंदु युग जो होता है वहाँ पे मौखिक भाषा रूप पर ही निर्भर था जो लेखन समुदाय है वो। तो इतना ही नहीं, लिखित भाषा को निरूपित करने के लिए सामग्री यानी कि कॉर्पस जो व्याकरण दोनों उच्चारित भाषा ही आधारित होते हैं। मानकीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से उच्चरित भाषा के इस प्रभाव को द्विवेदी युग के में दूर करने का कार्य किया गया। यानी कि पहले जो चीज़ें थी ना, हमारे पास लिखित भाषा नहीं थी तो पहले क्या होता था कि और लिखित भाषा अगर थी भी ना तो वो ऐसे वर्ग के लिए यूज़ होती थी जैसे जैसे माना जाता था कि भाई यही लोग खाली पढ़ सकते हैं और कोई नहीं पढ़ सकता है, जैसे कि पंडित हो गए, विद्वान हो गए, वेदज्ञ हो गए, ये सारे। तो जो पुण्य जागरण युग के उच्चरित रूप के प्रभाव के कुछ उदाहरण हैं। पहला वर्तनी के स्तर पर, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना, एक होता है मुसलमान, उसमें हम मुसलमान जब बोलते हैं तो हमारा ल जो है ना वो आधा होता है मुसलमान, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन उसमें एक और चीज़ भी है जैसे मुसलमान, पूरा पूरा उसको प्रोनाउंस करना, तो ये भी वर्तनी का ही रूप है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि ये गलत है, लेकिन जैसे कलयुग को बोलते हैं कलयुग, तजुर्बा को बोलते हैं तजुर्बा, इस तरीके से। फिर आता है उच्चरित क्रिया रूप यानी कि कहाए और कहे गए। तो इस तरीके के अन्य प्रयोग अगर हम देखें तो तिस पर या फिर उस पर। इस प्रकार लिखित और उच्चरित भाषा के संबंध में ये कहा जा सकता है कि बोलचाल की भाषा की एक खास तरह की संरचना होती है और लिखने में उच्चरित भाषा के रूपों का आना भिन्न संप्रेषण जन्य स्थिति उत्पन्न कर देता है। तो बोलचाल की भाषा या स्पीच गतिशील होती है, ठीक है, और अस्थायी होती है। उच्चरित भाषा रूप का कार्य वक्ता श्रोता की उपस्थिति में वार्तालाप संपन्न करता है। बोलते समय हमारे मन में श्रोता या श्रोता वर्ग विद्यमान होता है और हम अपनी बात कह देते हैं। लिखित भाषा रूपों की प्रकृति से बिल्कुल अलग है, ये स्थिर होती है, स्थायी होती है, एक रूपी होती है। हम पहले सोचते हैं फिर उसको लेखनी बद में लिखते हैं। ठीक है, तो भाषा संप्रेषण व्यवस्था का एक अनायास उदाहरण है। संप्रेषण व्यवस्था में इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि एक और वक्ता, ठीक है, और जो संदेश भेजता है वो, और दूसरी तरफ श्रोता यानी कि जो संदेश को ग्रहण कर रहा है, इस तरीके से होता है। तो वक्ता और श्रोता के बीच संदेश के आदान प्रदान को संप्रेषण की संज्ञा दी गई है। ध्यान देने की बात यह है कि कथ्य रूप में अपने भाव, विचार, अनुभूति को संदेश का रूप दे देने के लिए वक्ता किसी कोड का सहारा लेता है। कथ्य को संदेश के रूप में बांधने की प्रक्रिया को कोडीकरण यानी कि इनकोडिंग कहा जाता है। एनकोडिंग,
ठीक है। और श्रोता भी संदेश के भाव को ग्रहण करने के लिए इसी कोड की सहायता लेता है, लेकिन वो जो करता है उसे डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है। यानी कि वहाँ से चीज़ें भेजी थी और यहाँ आपने रिसीव कर ली, तो वो डिकोडिंग हो गया। तो लिखित और उच्चरित दोनों ही संदेशों में संप्रेषण की व्यवस्था कार्य करती है, जिसमें 6 उपादानों की आवश्यकता पड़ती है। पहला वक्ता, दूसरा श्रोता, तीसरा संदर्भ, चौथा संदेश, फिर कोड और सरणी, ठीक है। इस तरीके से अब हम बात करते हैं कि उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो विशेषताएं और भेद ये सब हम एक ही तरीके से हम इसको अगर हम देखें तो हम इसको एक तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर हम बात करें उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषताओं की, तो अभी हमने ये जाना कि लिखित भाषा अपनी प्रकृति में स्थायी होती है, जबकि उच्चरित भाषा जो होती है वो अस्थायी होती है। स्थायी होने से हमारा तात्पर्य है जिस विषय पर कुछ लिख दिया जाता है वो एक दस्तावेज बन जाता है, और इस लिखित रूप को हम अनंत काल तक सुरक्षित रख सकते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि लेखन संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है, यानी कि ये जो विस्तार है वो इसमें शक्ति संपन्न करता है, और हम इसे बार बार इसका वाचन भी कर सकते हैं। 1000-2000 साल पहले की जो लिखित सामग्री को हम सुरक्षित रख पाते हैं, और इसके विपरीत वाक संदेश का क्षेत्र बहुत ही सीमित होता है। तो मौखिक संप्रेषण मात्र कान की सीमा तक ही हो सकता है और बिना किसी उपकरण के मानव स्वर बहुत दूर तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। जबकि लिखित भाषा भौगोलिक सीमाओं के अतिक्रमण कर दूर दूर तक पहुंच सकता है। तो लिखित भाषा वो व्यवस्था होती है जिसमें सतर्कता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। लेखन एक सुविचारित पद्धति भी होती है, इसलिए इसकी संरचना अधिक सुगठित और मानकीकृत होती है और एक रूपता लिए हुए होती है। इस प्रकार की संरचनागत गठन बोलचाल की भाषा में प्राय नहीं होता। तो ये भी ध्यान देने की बात है कि इसे मौखिक और लिखित भाषा की विशेषताओं की तुलना संभव हो पाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो लिखित भाषा की इकाई जैसे कि वाक्य, उपवाक्य, पदबंध, अनुच्छेद आदि, विराम चिन्ह, ये सब निश्चित विन्यास द्वारा स्पष्टता के साथ उल्लेखित रहती हैं। और उधर बोलचाल की भाषा में इतनी सहजता, स्वाभाविकता और तीव्रता से उत्पन्न होती है कि इस भाषा रूप में संरचनात्मक जैसे कठिन जटिलता और कसाव आना एक प्रकार से असंभव सा होता है। दूसरा अगर हम बात करें इसके अलावा शब्दों और अनेक प्रकार के पदबंधों और उपवाक्यों की पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति हमें बोलचाल की भाषा में पर्याप्त मात्रा में दिखाई देती है। बोलचाल या मौखिक भाषा में बोलते बोलते अधूरे पद, पूरे वाक्य संरचना, तकिया कलाम आदि का बीच बीच में खूब प्रयोग दिखाई देता है। उदाहरण आप समझते हैं, मैंने कहा आप जानते ही हैं, आप समझते हैं, माफ़ कीजिए, हमें सोचना है, इस तरीके के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग होता है। लिखित भाषा की संरचना में हमें क्रमबद्धता दिखाई देती है। कर्ता, कर्म, क्रिया यथास्थान प्रयुक्त होते हैं, परंतु बोलचाल की भाषा में ये सारे विखंडित मिलेंगे हमारे को। ये भी एक डिफरेंस है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें तो उच्चरित लिखित भाषा के प्रकार के बारे में बात करेंगे कि इसमें देखा है कि लेखन की सर्वाधिक प्रत्यक्ष प्रकार्य ये है कि संप्रेषण के क्षेत्र को व्यापक विस्तार देता है कि मानव संप्रेषण में लेखन के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य भी होते हैं, जैसे कि स्मृति में सहायक, यानी कि मेमोरी, याद रख पाते हैं। अगर चीज़ें हमारे पास लिखित रूप में होंगी तो वो चीज़ें हम काफ़ी टाइम तक पीढ़ी दर पीढ़ी, ठीक है, हस्तांतरित कर सकते हैं। दूसरा संप्रेषण क्षेत्र का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिकेटिव एरिया। अगर लिखित भाषा में ये चीज़ें होंगी तो ये इसका संप्रेषण जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों तक होगा, तो इससे क्या होगा, संप्रेषण के क्षेत्र का भी विस्तार होगा। तीसरा प्रसारण का मोड, यानी मोड ऑफ ट्रांसमिशन। लेखन का ये जो प्रकार है वो संदेश को भेजने वाले से दूर पहुंचने में समर्थ बनाता है, ठीक है, यानी कि प्रसारण करता है, ठीक है। और लिखित संदेश उच्चरित संदेश की तरह उसी समय प्रेषित करना ज़रूरी नहीं होता, ये हम बाद में प्रेषित कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ अगर हम देखें तो सामाजिक नियंत्रण, यानी कि सोशल कंट्रोल। लेखन के स्थायित्व का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष ये होता है कि सामाजिक व्यवहार को भी नियमित और नियंत्रित करने की शक्ति होती है इसमें। यदि आप सरकारी कार्यालय में कामकाज में देखेंगे तो आपको मुझे लिखित रूप में दीजिए, सुना होगा आपने, तो वहाँ पर भी जो सामाजिक नियंत्रण होता है ना वो इसी तरीके से होता है। फिफ्थ पॉइंट देखें अगर हम तो प्रतिक्रिया। भाषा एक संप्रेषण को वाक्य की सीमाओं से स्वतंत्र करते हुए लेखन में कई प्रकार की समन्वित यानी कि कोऑर्डिनेटेड प्रतिक्रियाएं निर्मित की
उदाहरण के लिए पत्र और वसीयत एक निर्धारित व्यक्ति के लिए होती है। इनमें निहित संदेश उस व्यक्ति विशेष या फिर उसके व्यवहार को प्रभावित करता है। तो निर्देश पुस्तिका, पाठ विधियाँ, बुनाई कढ़ाई के नमूने आदि इन विशिष्ट पाठक वर्गों के लिए संबोधित नहीं होती। लेकिन यदि हम इसके अनुसार प्रतिक्रिया करें और भोजन बनाना चाहें, कढ़ाई करना चाहें, तो ये हमारे व्यवहार को नियंत्रित करता है। इसके बाद सौंदर्य शास्त्रीय प्रभाव यानी कि एस्थेटिक फंक्शन। साहित्य शब्द जो है ना, वो साहित्य को कला के माध्यम के रूप में सामने लाता है। तो इसमें संदेह नहीं है कि साहित्य की मौखिक परंपरा भी होती है। तो इसमें क्या करते हैं, चीज़ों को इस तरीके से लिखते हैं, ऐसे लेखनीबद्ध तरीके से प्रकट करते हैं कि चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, बहुत सुंदर लगती हैं। उसमें हम मुहावरों का प्रयोग करेंगे, उसमें हम विधाओं का प्रयोग करेंगे, उसमें हम सुलेखन करेंगे, इस तरीके से। फिर आते हैं बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन। बोलचाल की भाषा का लिप्यंकन क्या होता है? सबसे पहला, बोलचाल की भाषा और लिखित भाषा का अंतर उस समय और भी स्पष्ट हो जाता है जब बोलचाल की भाषा की ध्वनियों का लिखित भाषा में लिप्यंकन करने का प्रयास किया जाता है। यानी कि जो हम बोल रहे हैं उन ध्वनियों का लिखित भाषा में जब लिप्यंकन होता है तब, ठीक है। तो ये तो उच्चारित भाषा की तमाम ध्वन्यात्मक विशेषताओं को लिपिबद्ध करना असंभव है, क्योंकि बहुत सारे जो टोन होते हैं, वर्ड्स होते हैं, साउंड्स होते हैं, वो इस तरीके के होते हैं कि हर साउंड को लिख पाना बहुत मुश्किल है। तो उच्चारित भाषा में कुछ ऐसी रचनाएं होती हैं जिनको लेखन के शब्दों में लिख करके व्यक्त किया, जैसे आपने नाटक, कहानी, उपन्यास में देखा होगा कि उच्चारित भाषा की इन चेष्टाओं को वो रोते हुए आया, वो ज़ोर से हंसने लगा, वो के रूप में लिख करके व्यक्त किया जाता है। लेकिन इस प्रकार की सभी क्रियाओं या चेष्टाओं को किस प्रकार की ध्वन्यात्मक विशेषताएं निहित है, तो उन्हें लिखित शब्दों में व्यक्त कर पाना बहुत ही कठिन कार्य होता है, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर कोई रोता है तो कैसे रोता है, धीरे धीरे रोता है, ज़ोर से रोता है, चीख के रोता है, हिचके लेके रोता है, सुरक्षित रोता है, इस तरीके से। ये हम लिखने में नहीं दर्शा सकते। इन्हें हम मौखिक रूप से तो सुन सकते हैं, लेकिन लेखन के माध्यम से व्यक्त कर पाना इसमें बहुत कठिन है और ऐसा कोई साधन नहीं है। रोना, हंसना के अलावा चीखना, चिल्लाना, डांटना, झिड़कना, बड़बड़ाना, बुदबुदाना, आहे भरना, हकलाना, नाक से बोलना आदि ये सारी चीज़ें हमें लिखित रूप में दर्शाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इन सभी चेष्टाओं अनुक्रियाओं की उच्चारणात्मक प्रकृति को यथावत लेखन में अभिव्यक्त करवाना कठिन होगा। फिर भी सृजनात्मक साहित्य और मौलिकता लाने के लिए लेखन अपनी पूरी कोशिश करता है कि इन सभी को जितना हो सके संभव बनाए और लिखने में व्यक्त कर सके। अब देखते हैं लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव कैसे होता है। तो सबसे पहला होता है वर्णनात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग। यानी कि इस प्रकार कुछ उदाहरण, जैसे कि करवट के उदाहरण में अगर हम देखें, तो अब हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि लिखित भाषा में लेखक उच्चारित भाषा के ध्वन्यात्मक प्रभावों को किन किन लेखनीय प्रक्रिया द्वारा व्यक्त करते हैं। यहाँ हम कुछ ऐसी चीज़ों को देखेंगे जिसकी उच्चारण हो गया, बोलचाल या फिर भाषा मुद्रण, ठीक है। उसमें तो वर्णात्मक शब्दों या पदबंधों का प्रयोग सबसे फर्स्ट है। लिखित भाषा और उच्चारित भाषा, लिखित भाषा पर उच्चारित भाषा का प्रभाव, ये लेखन में सबसे सरल और सबसे अधिक प्रचलित तकनीक है, ठीक है। अधिकांश लेखन उच्चारणात्मक प्रभाव को व्यक्त करने के लिए वर्णनात्मक या विवरणात्मक शब्दों और पदबंधों का प्रयोग करते हैं। जैसे किसी के रोने को व्यक्त करना हो तो वो फूट फूट कर रोने लगा, तो फूट फूट कर ये पदबंध विवरणात्मक पदबंध है जो रोने के उच्चारणात्मक प्रभाव को अभिव्यक्त करता है, ठीक है। संसार के लगभग सभी भाषाओं के साहित्य में आपको इस प्रकार के उदाहरण मिल जाएंगे। सभी लेखक अपने लेखन में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। कुछ लेखक अपने वर्णों को स्पष्ट, संक्षिप्त, अर्थपूर्ण और सजीव बनाने के लिए उनमें उच्चारण संबंधी प्रभावोत्पादकता लाने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं। जैसे कि खामोश, बिल्कुल खामोश, मोहन बाबू गरज पड़े, ठीक है। तो इस तरीके के। तो कभी कभी लेखक विशेषकर नाटक एकांकी, जिस वाक्यांशों में उच्चारण पात्र को नाटक खेलते समय किस प्रकार के निर्देश को पुस्तक में चलाते हैं, वो इस तरीके से। दूसरा है विराम चिन्हों का प्रयोग। जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम बोलते हैं, जो बोलते हुए रुक रहे हैं, तो उसको हम लिखित भाषा में विराम चिन्हों के द्वारा जो है संबोधित करते हैं। तीसरा वर्तनी में परिवर्तन। तो कभी कभी क्या होता है, प्रादेशिक प्रभाव व्यक्त करने के लिए और कभी अपने व्यक्तित्व के प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए ना लेखक शब्दों की वर्तनी में फेरबदल कर देता है। इस प्रकार के परिवर्तन आपको विज्ञापन में देखने को मिलेंगे। तो विज्ञापनों का उद्देश्य होता है लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना। तो वर्तनी में फेरबदल करने से लोगों का ध्यान है उनकी तरफ आता है। जैसे यदि कोई तुतलाकर बोलता है तो तोतली भाषा की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों की वर्तनी का स्वरूप बदल देते हैं, है ना। और उसके बाद अगर हम बात करें तो फोर्थ है मोटे और गाढ़े अक्षरों में लिखना।
जैसे कोई चीज़ अगर हमें बहुत ही अंडरलाइन करनी होगी, जैसे हम बोलते हुए अगर कोई चीज़ बहुत ज़रूरी है तो हम थोड़ा सा स्वर बढ़ा देते हैं, तो लेकिन लिखने में हम उसको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देते हैं या गाढ़े मोटे अक्षरों में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर पॉइंट है टंकित सामग्री में अंतराल या स्पेस छोड़कर लिखना। अगर हमें कहीं पे फोकस करवाना होता है तो हम स्पेस या अंतराल छोड़ करके लिखने से भी लेखक बोलचाल की भाषा में स्वाभाविकता को लेखन में बनाए रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद छठा है वर्णों तथा शब्दों की पुनरावृत्ति। वर्ण और शब्दों की हम पुनरावृत्ति भी करते हैं इसमें। जैसे बोलना हो गया तो उसको किसी भी चीख पुकार जोर से बोलना, बल देकर बोलना, इन सभी ध्वन्यात्मक प्रभावों को एक ही मतलब है लेकिन हम इसको रिपीट कर देते हैं। तो ये था सेकंड चैप्टर। उसके बाद अगर हम बात करें थर्ड चैप्टर, तो आंगिक भाषा और संप्रेषण, मतलब आंगिक भाषा के द्वारा संप्रेषण किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे आगे। तो इसमें क्या क्या आता है, इसमें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है, मतलब आंगिक संप्रेषण। उसके बाद जेस्चर आता है यानी कि हाव भाव, आंगिक भाषा यानी कि बॉडी लैंग्वेज। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती है। तो पहले हम बात कर लेते हैं हाव भाव की। ये हाव भाव किस तरीके से होता है, हाव भाव के प्रकार कौन से होते हैं, इसकी सामाजिक सापेक्षिकता कितनी होती है, हाव भाव और भाषा में इसका स्थान क्या होता है। तो हाव भाव में आंगिक चेष्टाएँ होती हैं जो मौखिक अभिव्यक्ति के साथ साथ संप्रेषण के रूप में व्यक्त होती हैं। जैसे नहीं कहने वाले के साथ सिर भी हिलाता है। सामान्य उक्तियों के साथ व्यक्त हाव भाव की सूची इस तरीके से कुछ दी हुई है यहाँ पे। जैसे मैंने उसे भगा दिया तो हाथ से दूर जाने का संकेत करेंगे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो ये कह रहा है मैं तुम्हें मारूंगा, तो हाथ से मतलब थप्पड़ दिखाने का संकेत करेगा, तो उससे हमें पता चल जाता है कि वो मारने की बात कह रहा है। ठीक है, मिल जाएगा, तो हाँ जैसी मुद्रा या फिर सिर हिला देना या फिर हाथ से हाँ कर देना, इस तरीके से करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो हाव भाव जो होता है वो भाषिक अभिव्यक्ति के साथ इतने गहरे जुड़े हैं कि प्राय भाषण या संवाद की स्थिति में भी आंगिक चेष्टाएँ करते रहते हैं। ये भाषा का अभिन्न अंग हो गया है, और अब उक्ति के साथ साथ हाव भाव भी आ ही जाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग टेलीफोन पर अगर बात करते हैं तो उसमें भी हाव भाव मतलब हाथ पाँव से भी मतलब जवाब देने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं हाव भाव की सामाजिक सापेक्षता, यानी कि अगर हम बात करें तो जैसे हाँ के लिए सिर हिलाना, तो ये भी सच है कि हाव भाव में भाषाओं और प्रयोक्ताओं के विभिन्न वर्गों के अनुसार अंतर होता है। यानी आंगिक चेष्टाओं में कुछ हद तक काफ़ी चीज़ें अलग होती हैं। तो इस संदर्भ में ये भाषा के समान है जिसमें सामाजिक स्तर पर विविधता होती है। हम आगे सामाजिक सापेक्षता के संदर्भ में हाव भाव में विविधता की चर्चा करेंगे। जैसे कि कुछ हाव भाव जो होते हैं वो समाज सापेक्ष होते हैं। जैसे भारत में उत्तर के व्यक्ति ना करने के लिए दाएं से बाएं सिर हिलाते हैं, हाँ करने के लिए ऊपर से नीचे सिर हिलाते हैं। दक्षिण में ना का संकेत समान होता है लेकिन हाँ के लिए संकेत अलग अलग होते हैं। वे जबड़े को घड़ी के पेंडुलम की तरह एक दिशा में दूसरी तरफ घुमाते हैं। इस तरीके से दूसरा उदाहरण, जहाँ एक संकेत अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग अर्थ देता है, उसी तरीके से हर जगह की चीज़ें जो है वो अलग अलग होती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाव भाव के प्रकार कौन से होते हैं, तो प्रकार कौन कौन से होते हैं। हाव भाव ये संप्रेषण यानी कि को वर्बल कम्युनिकेशन के संकेत होते हैं, यानी मौखिक भाषा के साथ साथ ये चलते हैं। हम बचपन से ही भाषा के अर्जन के साथ इन्हें अर्जित कर लेते हैं और मौखिक भाषा के साथ साथ इन्हें बराबर उपयोग करते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि हाव भाव या इशारे संप्रेषण में किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं। ये कथ्य या फिर संदेश के आंगिक प्रतिरूप होते हैं और संप्रेषण को पुष्ट करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हें मारूंगा तो उसका मुक्का दिखाना, दौड़ कर आओ तो उसका उंगली से अपनी तरफ संकेत करना। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला तरीका हुआ। दूसरा, ये अक्सर मौखिक भाषा के अभाव में या फिर उसके स्थान पर संकेत या इशारे का काम करते हैं। जैसे बिना बोले कंधे झुकाना, मैं क्या जानूँ, तो इसका अर्थ हो गया कि मुझे नहीं पता है। तो इस तरीके के निम्नलिखित संदेश हैं, जैसे कि पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस होता है वो हाथ दिखाता है तो उसके हाथ से सबको पता रहता है कि वो खड़े होने के लिए बोल रहा है, वो जाने के लिए बोल रहा है ना, इस तरीके से। उसके बाद हाव भाव भाव प्रदर्शन का भी काम करते हैं। तो जैसे छाती पीटना शोक का संदेश होता है तो संप्रेषित करता है, मुँह बिचकाना घृणा का भाव, इस तरीके से। उसके बाद फोर्थ है, हाव भाव दिशा आदि की दृष्टि के से सांकेतिक भी होते हैं, यानी कि आमतौर पर ये वो ऊपर नीचे इन शब्दों से हमें दृष्टि का भी पता चलता है। उसके बाद संकेतों के कारण कही गई बातों को अच्छी तरह समझने में सुविधा भी होती है। जैसे रास्ता बताने के लिए लोग दिशा बताते हैं, इस तरफ जाओ इस तरफ जाओ। ठीक है,
उसके बाद हाव भाव में अक्सर हम ये भी जान लेते हैं कि व्यक्ति क्या कहने वाला है या फिर किस मनस्थिति में है, अर्थात हाव भाव संप्रेक्षण अनुमान का आधार भी बन जाता है। 7 पॉइंट है, हाव भाव व्यक्ति की अभिव्यक्ति को लय गति देते हैं और अभिव्यक्ति के स्तर पर रूप देते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अभिव्यक्ति में किसी शब्द पर बल देना चाहता है तो वो उस पर हाव भाव अपने बढ़ा देगा इस तरीके से। अब हम देखते हैं कि हाव भाव और भाषा में उसका स्थान कैसे, किस तरीके से हम किसी व्यक्ति की मौखिक अभिव्यक्ति के आधार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं ना, उसी तरीके से हम हाव भाव को भी अभिव्यक्ति का रूप मान करके प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। जैसे मुझे आंखें मत दिखाओ, अर्थात डांट का भाव मत दिखाओ, है ना। मुझे मुँह, जैसे क्यों मुँह लटकाए खड़े हो, अर्थात क्यों दुखी लग रहे हो, तो इस तरीके से। तो हम भाषा के हाव भाव पर आधारित अनेक अभिव्यक्तियों को शामिल करते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो उनके व्यवहार, मनोभाव आदि की सूचना के लिए उनके हाव भाव का उल्लेख करते हैं। इसी तरह उपन्यास, कहानी आदि में पात्रों के संवाद के साथ साथ लेखन उनके हाव भाव का भी उल्लेख करते हैं, जिससे हम मानसिक पटल और उनके मंतव्य या मनस्थिति का अनुभव कर सकें। कुछ उदाहरण देखिए, जैसे वो कंधे उचकाकर बोला, है ना, उन्हें सिर हिलाते हुए कहा, वो पैर पटकते हुए बाहर निकल गया, इस तरीके से। तो इस तरह बोलने से क्या होता है, मन की स्थिति का पता चलता है। उसके बाद 3.3 है आंगिक भाषा, यानी कि बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से होती है। जैसे हम कभी कभी ना बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए भी अपनी बातों को कहने की कोशिश करते हैं, जैसे कि घबराहट, शर्म, प्यार, घृणा, ये सारे भाव जो है वो आंगिक प्रतिक्रिया से मालूम हो जाते हैं और उन्हें व्यक्त करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसी को हिंदी में एक लोकोक्ति, इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपता प्रकट करती है, जिस तरीके से अर्थात किसी व्यक्ति के प्यार को बिना उसके बताए हम उसकी आंगिक भाषा से भी समझ सकते हैं। तो ये होती है बॉडी लैंग्वेज। तो हाव भाव और आंगिक भाषा में अंतर क्या होता है, तो दोनों में आंगिक चेष्टाएँ दिखाई देती हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में अंतर है। जैसे कि हाव भाव ज़्यादातर यादृच्छिक होते हैं और समाज सापेक्ष होते हैं, और व्यक्ति के लिए इनका उपयोग ऐच्छिक भी होता है, अर्थात कोई चाहे तो हाव भाव का उपयोग किए बिना भी बोल सकता है। और इसकी तुलना में आंगिक भाषा सार्वभौमिक, यानी कि बॉडी लैंग्वेज है वो सार्वभौमिक होती है। संसार में सभी व्यक्ति को गुस्से में एक जैसी प्रतिक्रियाएँ व्यक्त होती हैं, और आंगिक भाषा सहज होती है। आंगिक भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला शारीरिक प्रतिक्रिया, ठीक है, यानी कि रिफ्लेक्सेस, इसकी चर्चा हमने अभी की, और ये प्रतिक्रिया शरीर रासायनिक यानी कि बॉडी केमिस्ट्री पर आधारित होती है। दूसरा रूप होता है श्रोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति, यानी कि बॉडी फिजिक्स, यानी कि ये शरीर की भौतिक बॉडी फिजिक्स पर आधारित होती है। तो शारीरिक प्रतिक्रियाएं मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति होती है। गुस्से में आंखें लाल हो जाती हैं, लाज में चेहरा लाल हो जाता है, घृणा में मुँह और नाक की मांसपेशियाँ सिकुड़ती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास शारीरिक क्रियाओं से पता चलती है। उसके बाद शारीरिक स्थितियाँ, यानी कि बॉडी फिजिक्स जिसे कहते हैं, भौतिक शरीर की भौतिक स्थिति। तो इसमें क्या होता है कि आंगिक भाषा में इस रूप पर अभी लोगों का ध्यान गया है। इसमें वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभावों को एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण और विकर्षण के संदर्भ में समझा जाता है। उदाहरण के तौर पर 2 घनिष्ठ मित्र बात कर रहे हैं, एक दूसरे की ओर मुखातिब हो रहे हैं, वे दोनों एक दूसरे से स्पर्श की दूरी पर होंगे, वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। इसकी तुलना में 2 अजनबी बात करेंगे और बेलाग होकर बात करेंगे। वे शारीरिक स्थितियाँ इस तरह व्यक्तियों के आपसी संबंधों की सूचना हमें मिल जाती है कि वो दोनों व्यक्ति एक दूसरे को जानते हैं या नहीं जानते। अब जो शारीरिक स्थिति है उसको भी मापने के 2 तरीके हैं। पहला क्षेत्र से पता चलता है, फिर दूसरा उसके अंदाज से पता चलता है, ठीक है, फिर उसका मुखाकृति से पता चलता है। यानी कि क्षेत्र से कैसे पता चलता है, इस विषय में मर्मज्ञ विद्वानों ने बताया है कि 2 व्यक्तियों के बीच संप्रेषण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती हैं। जो घनिष्ठ लोग होते हैं उनमें दूरी थोड़ी कम होती है, परिचय का क्षेत्र होगा तो थोड़ी ज़्यादा होगी, सामाजिक संपर्क होगा तो थोड़ी और ज़्यादा दूरी में रह के लोग बात करेंगे, और सार्वजनिक क्षेत्र होगा तो फिर एकदम हट करके लोग बात करते हैं। दूसरा होता है अंदाज़, यानी कि पोस्चर, हाथ रखने का अंदाज़, बैठने का अंदाज़, खड़े होने का अंदाज़, इससे हमें पता चल जाता है कि मनोस्थिति क्या है व्यक्ति की। उसके बाद जैसे कि अगर वो परेशान है और तो मुँह लटका के खड़ा है, हाथ बांध के खड़ा है, ठीक है, इस तरीके से। अब 3rd पॉइंट है उन्मुख होना। उन्मुख होने का मतलब पहली तस्वीर में 2 लोग खड़े हुए हैं लेकिन एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दूसरे में खड़े हुए हैं वो समूह को सीमित करने की आवश्यकता उसमें नहीं है। तीसरे परिवेश में जो खड़े हैं
दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे के उन्मुख है अर्थात अपने समूह के तीसरे प्रवेश नहीं चाहते हैं, यानी कि जो दोनों व्यक्ति हैं वो अपने भीतर तीसरे व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों फ्रेंड्स हैं। और जो यहाँ दो कर रहे हैं वो दोनों मतलब नहीं चाहते हैं कि उनके बीच में कोई और तीसरा है। अब मुखाकृति यानी कि फेशियल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे 3 तस्वीर दे रखी हैं। जो एक बंदा मतलब अपने सर पे हाथ रख के खड़ा है तो कह रहा है ओफ वो ये मेरी गलती है, तो वो उसको फेशियल एक्सप्रेशन के ज़रिए बता रहा है। फिर एक सेकंड है जो बात समझ में आ गई, अब यही करूँगा, मतलब वो इस तरीके से कर रहा है कि हाँ भी उसकी गलती थी, अब मुझे समझ में आया तो अब मुझे ऐसा करना है। एक लड़की है वो ताली बजा रही है तो वो उसके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे हैं इसकी भाई बड़ी मज़ेदार बात हुई है, कुछ मज़ेदार उसने सुना है या खाया है जो भी है, ठीक है। उसके बाद है आंगिक भाषा और उस आंगिक संप्रेषण और भाषा। आंगिक संप्रेषण के 2 रूप होते हैं, हाव भाव और आंगिक भाषा यानी कि गेस्चर और बॉडी लैंग्वेज। तो दोनों में प्रकार्यात्मक दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं है। मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों को सहज रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जब कोई दीन व्यक्ति आंगिक चेष्टा के साथ सलाम बोलता है तो वह आंगिक संप्रेषण और वाचिक संप्रेषण का समन्वित रूप होता है, ठीक है। उसके बाद सलाम या नमस्ते में आंगिक संप्रेषण के दोनों रूपों को समन्वित प्रयोग किया जाता है। व्यक्ति नमस्कार के लिए दोनों, मतलब ये दोनों जो है ना वो आपस में एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ हो सकती हैं। तो ये था तीसरा चैप्टर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे BSD 1137 का फर्स्ट ब्लॉक का 4th चैप्टर संप्रेषण के विविध रूप, जिसमें साक्षात्कार आता है, संवाद आता है और सामाजिक आदान प्रदान आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और